हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, पढ़ाई बढ़िया चल रही है। पढ़ाई अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही है? नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो? सब कुछ परफेक्ट चल रहा है? कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बता दिया करो। ठीक है, ऐप वाले बच्चों की पढ़ाई अच्छी चल रही है, इसके PYQs डाल दिए हैं मैंने, है ना, और DPPs भी अवेलेबल हो रही है टाइम टू टाइम। ठीक है, तो कोई समस्या हो तो आप मुझे बता सकते हैं। आपको मैंने नंबर भी दे रखा है बच्चों, आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, आप सारे व्हाट्सएप में पढ़ लेती हूँ, है ना, टीम आपको रिप्लाई कर देती है। तो चलो, आज का हमारा टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स के अंदर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। लास्ट टर्न पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मैंने आपको बता दी थी, याद करो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनका ऑर्डर 1 है, मतलब उनकी स्पीड एक जने पर डिपेंड कर रही है, मतलब रेट प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन की पावर 1। अब तुम्हें लगा क्या एक ही जना हो सकता है? नहीं, 2 जने हो सकते हैं, पावर हाफ, है ना, A की पावर हाफ, B की पावर हाफ, तो ऑर्डर तो पावर का सम होता है ना। तो हम कहेंगे ऑर्डर 1 होना चाहिए। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनमें स्पीड, रेट, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन की फर्स्ट पावर के क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैंने आपको कहा था जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस है ना, सब फर्स्ट ऑर्डर को क्या करती है? फॉलो करती है। ठीक है, तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। लेकिन उससे पहले आपको फॉर्मूला याद करवा देती हूँ, नहीं तो फिर दुखी करोगे, फॉर्मूला याद नहीं है तो, है ना। तो देखो बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में पहला फॉर्मूला था रेट कांस्टेंट का, के। तो मैंने आपको कहा था के रेट कांस्टेंट है, फॉर्मूला है 2.303 डिवाइडेड बाय टी लॉग बेस 10 R0 बाय R। R0 हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन, R हमारा फाइनल कंसंट्रेशन। फिर फर्स्ट ऑर्डर की इंटरवल इक्वेशन, इस पे भी क्वेश्चन था। ठीक है, PYQs में मैंने क्वेश्चन कराया था इंटरवल इक्वेशन। इंटरवल इक्वेशन कब काम में लेते हैं? तो हम कहेंगे जब R0 ना दिया हुआ हो, है ना बेटा, व्हेन R0 इज नॉट गिवन। कब काम में लोगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटरवल इक्वेशन? तो जब इनिशियल कंसंट्रेशन ना दी हुई हो। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? तो मैं कहूंगी K इक्वल्स टू 2.303, है ना। R0 नहीं दिया तो रिमेनिंग, तो मैं कहूंगी हाँ, दो अलग अलग टाइम, T1 टाइम, T2 टाइम पे बची हुई कंसंट्रेशन R1 और R2। तो यहाँ आपको करना है T2 माइनस T1 और लॉग बेस 10 और R1 अपॉन R2। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर की इंटरवल इक्वेशन। हाफ लाइफ पीरियड याद है, मैंने आपको सिखाया था। हाफ लाइफ पीरियड मतलब आधी रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, आधी होना बाकी है। तो फर्स्ट ऑर्डर का, ठीक है, सारे फॉर्मूले फर्स्ट ऑर्डर के, टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय के। मतलब फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो टी हाफ है ना बेटा, वो कांस्टेंट है। मतलब तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, R0 की पावर 0, है ना। कई बुक्स में R0 नहीं A लिखा हुआ होता है, A फॉर इनिशियल कंसंट्रेशन, तो A ले लो, पावर 0। A क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन। बोलो, सारे फॉर्मूले क्लियर है? तो ये हमारे फर्स्ट ऑर्डर के खास खास फॉर्मूले थे। एक मैंने आपको विलहेल्मी इक्वेशन बताई थी, है ना, CT या NT इक्वल्स टू N0 E की पावर माइनस KT या लैम्डा टी। मैंने कहा था अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा है तो लैम्डा डी के कांस्टेंट है और यहाँ हमारा रेट कांस्टेंट है। तो जितनी भी है ना क्या होती है न्यूक्लियर रिएक्शन है, उसका डी के कांस्टेंट हमारे रेट कांस्टेंट के बराबर है। तो लैम्डा टी भी चलेगा, KT भी चलेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले थे। अब ये याद हो गए तो हम फटाफट क्वेश्चन करते हैं, है ना। अच्छा, इससे पहले हम एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल्स देखो NCERT में दिए हुए, वो सब याद करने। क्या बेटा, फर्स्ट ऑर्डर के एग्जाम्पल जो भी NCERT में है सब याद करने हैं। पहला है हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन। तो अगर मैं इथीन C2H4 में हाइड्रोजिनेशन, इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से कराऊं तो C2H6 बनेगा। एल्कीन के हाइड्रोजनेशन से एल्केन ही तो बनता है, तो इथीन के हाइड्रोजनेशन से इथेन बनेगा। तो मैं कहूँगी पार्टिसिपेट करने वाले तो 2 जने तो भले ही हो, हमारे लिए तो ये फर्स्ट ऑर्डर है। इसका मतलब यहाँ स्पीड जो है वो सिर्फ और सिर्फ इथीन कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है। यहाँ स्पीड हाइड्रोजन कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है, सिर्फ और सिर्फ किस पे कर रही है? तो हम कहेंगे इथीन कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड कर रही है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइड। तो अमोनियम क्या है? NH4, नाइट्राइड क्या? NO2। गरम कर दो, 2 वाटर एलिमिनेट कर दे,
2 वाटर एलिमिनेट कर दोगे तो ये बचेगा N2 प्लस 2 वाटर। तो डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइड तो आपको बताना है फर्स्ट ऑर्डर। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन या मैं लिख दूं ऑल न्यूक्लियर रिएक्शन। क्या बेटा, जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस है सब की सब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करने वाली है। तो ठीक है भाई, ऑल न्यूक्लियर रिएक्शंस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेंगी। या मैं तुम्हें कह दूं कि देखो रेडियम है ना 88, रेडियम 226, एक अल्फा पार्टिकल छोड़ देगा, तो अल्फा छोड़ देगा तो 88 का क्या हो जाएगा 86, रेडॉन और 222 हो जाएगा। देखो अल्फा पार्टिकल क्या होता है भाई 2He4 होता है ना, तो हम कहेंगे हाँ अल्फा पार्टिकल 2He4 होता है। अब यहाँ से 2 कम कर दो तो 86, 226 में से 4 कम कर दो तो 222। ठीक है, तो तुम्हें पता है रेडॉन गैस जो है, रेडॉन है तो इनर्ट गैस, लेकिन एक्चुअली ये क्या बोलते हैं नेचुरल तो है नहीं, हवा में नहीं होती है, ये रेडियम के डिसइंटीग्रेशन से। रेडियम पार्टिकल तुम्हें पता है हैवी न्यूक्लियस है, रेडियो एक्टिव है, अल्फा पार्टिकल छोड़ता है, और जब रेडियम अल्फा पार्टिकल छोड़ता है तो स्टेबल चीज हमें मिल जाती है, दैट इज रेडॉन इनर्ट गैस है। ठीक है, इसके अलावा तो बेटा इसके अलावा भी आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ मिलेगा कि डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5, ये भी याद रखना है। देखो नीट की तैयारी कर रहे हो तो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन याद रखना। तो डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एंड नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस, ठीक है, फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। बोलो समझे कि नहीं समझे? N2O5 हो या क्या बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड हो, N2O हो, दोनों का डीकम्पोजिशन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। क्लियर है, समझ गए? तो ये सारे एग्जाम्पल्स थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करने वाली रिएक्शन। इसमें भी ऑल न्यूक्लियर रिएक्शन जरूर याद रखना, जितने भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है सब फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करते हैं। क्लियर है, कोई टेंशन नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखो तो ये क्वेश्चन आपका नीट, जब नीट 16 है शायद, हाँ 2016 है ना, सेकेंड फेज में थोड़ा पेपर भी टफ आया था, तब ये सवाल पूछा गया है, डीकम्पोजिशन ऑफ फॉस्फीन ऑन टंगस्टन एट लो प्रेशर इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इट इज बिकॉज। अब एनसीईआरटी में दिया हुआ है डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लैटिनम सरफेस एट हाई प्रेशर फॉलो जीरो ऑर्डर, लेकिन ये अमोनिया नहीं है, फॉस्फीन है। चलो उससे क्या ही फर्क पड़ेगा, है ना, लेकिन आपने वहां लिया था हाई प्रेशर, यहाँ लिया लो प्रेशर। अब देखो सरफेस केमिस्ट्री अगर हमने पढ़ा हो, है नहीं पिछले 2 सालों से सिलेबस में, बट आप एक कॉन्सेप्ट समझो कि जब मैं किसी गैस को हाई प्रेशर अप्लाई करती हूँ, जब हम किसी गैस पे हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो मॉलिक्यूल पास पास आते हैं। अब पास पास आते हैं तो क्या होता है, उनके बीच में वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, और एडजॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट मतलब समझे तुम, जैसे ये प्लैटिनम का सरफेस है ना बेटा, तो ये प्लैटिनम काम कैसे करता है, तो हम कहेंगे इसकी सरफेस पे फ्री वैलेंसीज होती है, ये इन फ्री वैलेंसीज पे अपनी गैस को क्या करता है, जो भी इसका रिएक्टेंट है उसको एडजॉर्ब करता है, सरफेस पे अट्रैक्ट करता है, एडी एडजॉर्ब करना। तो हाई प्रेशर में क्या होता है, एक बार प्रेशर लगा दे तो गैस तो वैसे भी परेशान हो गई कि यार बाहर तो जा नहीं सकते, प्रेशर आ रहा है, तो गैस फटाफट क्या करती है, पूरा का पूरा प्लैटिनम सरफेस कवर कर लेती है ना। तो अब मैं अमोनिया कंसंट्रेशन और बढ़ाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्पीड जो होगी वही रहेगी। लेकिन लो प्रेशर गैस में मैंने बाहर से कोई प्रेशर लगाया ही नहीं, तो जब आप पे और कोई प्रेशर नहीं है ना, एक तो पढ़ाई का प्रेशर है कि नहीं पढ़ना है, कोई मम्मी पूछ रही है, कभी पापा पूछ रहे हैं, कभी दोस्त पूछ रहे हैं, कभी टीचर पूछ रहे हैं, नंबर कितने आ, तो थोड़ा प्रेशर में आ जाता है, तो ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। एक होता है प्रेशर है ही नहीं, कोई पूछ ही नहीं ना, पढ़ो तो पढ़ो हमारी इच्छा है ना, तो अपनी मर्जी से काम करता है। अब गैस की मर्जी तो रेंडमनेस होती, गैस क्या कहती हुई, पंछी बनो उड़ती फिरूं, है ना, मैं क्यों बैठूं, गैस का मतलब ही क्या है कि मूव करना, रेंडमनेस में बिलीव करना, गैस को क्यों नीचे बैठना है, तो हम कहेंगे हाँ, और प्रेशर भी तो तुमने नहीं लगाया तो बिल्कुल ही नहीं बैठना है। तो लो प्रेशर में गैस जितनी अट्रैक्ट हुई बाकी तो वो छोड़ देगी, तो अब जितनी अट्रैक्ट होगी वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी, है ना। तो अगर मैं और कंसंट्रेशन बढ़ाऊं तो भाई ज़्यादा गैस होगी तो ज़्यादा अट्रैक्ट होगी, और जितनी सरफेस कवर होगी वही प्रोडक्ट बनेगा।
तो अगर लो प्रेशर है, ध्यान से पढ़ना, अगर बेटा लो प्रेशर है तो फिर वो जितनी सरफेस कवर हुई उतना जो है प्रोडक्ट में कन्वर्जन होगा। अब सरफेस कितनी कवर हुई तो गैस की इच्छा है, ज़्यादा गैस हुई तो शायद ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगी, कम गैस हुई तो कम एब्जॉर्ब होगी। तो हम कहेंगे ये डिपेंड करेगा, इट इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस कवरेज, है ना। जितनी सरफेस कवर होती है उस पर रेट डिपेंड करती, ठीक है। और सरफेस कितनी कवर होगी जितनी तुम गैस ज़्यादा लोगे, मतलब इनडायरेक्टली गैस के अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है। दैट्स व्हाई ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई? समझ में आई तो लाइक करके जाना क्यों, पढ़ लो पहले, ठीक है। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशन बिटवीन टी हाफ एंड T3/4 फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो बेटा टी हाफ के लिए बात करें अगर हम, पहले तो देखो हर बार याद रखना ऑर्डर जरूर मेंशन करना। फिलहाल हम फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में टी हाफ तो हमारा फिक्स है ना बेटा। टी हाफ क्या होता है तो हम कहेंगे 0.693 अपॉन के, और मैंने कहा था इसका एक्सटेंडेड फॉर्म भी याद रखना, तो तुम हो गया 2.303 log 2 अपॉन के, ठीक है। तो ये तो टी हाफ है। अब T3/4 की बात करें, है ना बेटा, तो T3/4 मतलब 3/4 रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है बच्चे, है ना। T3/4 मतलब 3/4 रिएक्शन, 3/4 जिंदगी बीत चुकी है, तो बची कितनी तो मैं कहूँगी 1/4। एक लिया 3/4 बीत गया, है ना, कंप्लीट हो गया, तो रिमेनिंग कितना 1/4। तो बच्चे 3/4 कंप्लीशन में हम कहेंगे R0 तो एक मान लो, R मतलब रिमेनिंग बचा हुआ उसको 1/4 मान लो, ठीक है भाई। अब क्या करें तो सीधा फर्स्ट ऑर्डर में सेट कर लेते हैं इसको। तो देखो T3/4 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 R0 1 और रिमेनिंग 1/4, 4 ऊपर आ गया। अब ये log 4 है, इसको log 2 की पावर 2 लिख देती हूँ, है ना बेटा। T3/4 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 और log 4 मतलब 2 की पावर 2, और 2 आगे ले लूँ तो देखो T3/4 इक्वल्स टू 2 इंटू 2.303 अपॉन के log 2। अब मुझे बताओ 2.303 इंटू log 2 अपॉन के, ये तो टी हाफ है, यानी T3/4 जो है वो टी हाफ का डबल है। क्या बचे, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में T3/4 जो है वो टी हाफ का क्या है 2 टाइम्स है। तो हम कहेंगे हाँ, सीधा याद रख लेंगे, जीरो ऑर्डर में ऐसा नहीं था, है ना। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में क्या है 3/4 होने में जो टाइम लगेगा 3 हाफ होने में, सॉरी हाफ लाइफ बीत जाने का डबल होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ 10 मिनट है, तो 75% पूरा होने में कितना टाइम लगेगा, तो हम कहेंगे आधी होने में 10 मिनट लग रहे, तो 75% में डबल टाइम लगेगा, तो 10 मिनट का 20 मिनट कर दो, सीधी सी बात है, ठीक है। ये क्लियर है, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े इसके भी, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक देखो, नेक्स्ट भी क्वेश्चन है, प्रूव दैट इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम टेकन फॉर 99.9% कंप्लीशन, है ना। हाफ लाइफ पीरियड का कितना है, तो हम कह रहे हैं हाफ लाइफ का 10 टाइम्स है, यानी तो बेटा T99.9 है ना, 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ, T50 का 10 गुना है, ठीक है। 99.9% पूरा होने में जो टाइम लगेगा हाफ लाइफ पीरियड का 10 टाइम्स होगा, ठीक है। तो हम कहेंगे हाफ लाइफ पीरियड, तो देखो हाफ लाइफ पीरियड कितना है 0.693 अपॉन के, ठीक है। अब अगर इसको भी खोल के लिखें तो ये हो गया 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन के, सही ना, इन दोनों का मल्टीपल ही आता है, तो मैं कहूँगी चलो ये इक्वेशन 1। अब बेटा 99.9% कंप्लीट हो गई, समझे मेरी बात, 99.9% कंप्लीट हो गई, तो बची तो 0.1 बची ना, वो सोचो बची तो है ना, 100% कंप्लीट नहीं हुई, तो हम कहेंगे नहीं 0.1 तो हुई, तो ठीक है। मतलब कि अगर मैं R0 जो है वो 100 मान लूँ, तो बचा हुआ कितना है
तो हम कहेंगे 0.1। ठीक है, फिर सेट करो तो देखो t 99.9 इक्वल्स टू, तो हम कहेंगे 2.303 डिवाइडेड बाय k log बेस 10 r नॉट 100 और r मतलब 0.1, पॉइंट उड़ा दो तो 1000 log 1000 और log 1000 की वैल्यू 3, समझे ना। log 1000 यानी log 10 की पावर 3 और पावर आगे लिख दो 3 log 10 यानी 3। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो 3 है, तो मैं कहूंगी t 99.9 2.303 इंटू 3 अपॉन k। ठीक है, तो यहां देखो t हाफ 2.303 अपॉन k तो है, इसको 0.3 से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है और वो 3 से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, यानी अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये भी 3 बन जाएगा। 0.3010 है ना, 10 से मल्टीप्लाई करो तो 3.010 हो जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको 10 गुना करूँ तो वहाँ पहुँच ही जाऊँगी। तो बस ऐसे कर लो, है ना, या इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दो, 2/1 कर दो, इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1, तो बेटा ये आएगा 3 अपॉन 0.3010, मतलब लगभग 10, यानी t 99.9 t50 का कितना गुना होगा, तो हम कहेंगे 10 गुना होता है। t 99.9 हाफ लाइफ का t50 का 10 टाइम्स होगा। क्लियर है, कोई टेंशन नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब तो लगेगा ये नीट में प्रूफ करना तो नहीं आया है, प्रूफ करना नहीं आया है, उसने पूछ लिया कि भाई t इतना t50 का कितना गुना है, तो करना तो ऐसे ही पड़ेगा ना, है ना। आप इसको शॉर्ट में करो चाहे कैसे ही करो, प्रोसेस तो यही रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, a first order reaction 20% completes in 10 minutes, तो what will be time taken for 75% completion। अब पहला केस 1, आपके पास है 20% कंप्लीशन, है ना बेटा, कितनी कंप्लीट हो गई, तो हम कहेंगे 20% कंप्लीट हो गई। तो देखो शुरू में कितना 100, 20% कंप्लीट हो गई तो बचा कितना 80, टाइम कितना लगा, तो हम कहेंगे टाइम लगा 10 मिनट। k फाइंड कर लो, तो देखो k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टाइम कितना 10 मिनट, log बेस 10 r नॉट 100 और r 80। ठीक है, तो ये log 5 अपॉन 4, तो k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 10, ये हो गया तुम्हारा log 5 माइनस log 4। सही है, log a अपॉन b क्या होता है, log a माइनस log b, है ना बच्चे। log a अपॉन b क्या है, log a माइनस log b, मतलब log 5 माइनस log 4। अब टेंशन मत करो, दिया हुआ होता है वैल्यू log का, इतना परेशान नहीं होना है ना। तो अब हम कहें देखो k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन k, log 5 होता है 0.6990 और log 4 होता है 0.6020। ठीक है, तो ले दे के 990 में से कितना कम कर दूं, तो 20 ही तो कम करना है, तो 0.0 और 20 कम करूंगी तो 970 हो जाए। ठीक है ना, तो हाँ ठीक है चलो, तो ये आ गया, सॉरी मैंने यहाँ t लिख दिया, यहाँ मुझे टाइम नहीं k लिखना था, यहाँ मुझे k लिखना है और यहाँ टाइम कितना लग रहा था 10 मिनट। ठीक है, तो हम कहेंगे देखो हमने k तो फाइंड कर लिया, अब क्या है, तो भाई अब हमारे पास 75% कंप्लीशन है। अब भी तुम्हारे पास दो तरीके हैं, k आ गया तो हाफ लाइफ पीरियड निकाल दो, हाफ लाइफ पीरियड का डबल कर देना, t 75 आ जाएगा, इजी है ना। नहीं तो दूसरा केस लगा लो 75% कंप्लीशन, नहीं तो t हाफ निकाल दो, t हाफ वाला थोड़ा इजी रहेगा। देखो t हाफ क्या होता है 0.693 अपॉन k, 0.693 मतलब तो मैं कहूँगी 2.303 इंटू 0.3010, है ना, और k में ये रख लेती हूँ मैं, देखो वापस कितना 2.303 इंटू 0.0970 और 10 को मैं ऊपर ले लेती हूँ। चलो ये तो गया,
है ना। तो मेरे पास T50 आ गया, है ना। T50 कितना है, पॉइंट पॉइंट तो सारे उड़ा देते हैं, ठीक है, और ये 0 0 भी उड़ा देते हैं, तो मेरे पास है 3010 अपॉन 97, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, T75 चाहिए, तो T75 T50 का डबल होता है, T75 T50 का क्या होता है, डबल होता है, तो T50 आ गया ना मेरे पास 3010 डिवाइडेड बाई 97, 20 से 2 से मल्टीप्लाई कर लो, बस जो है वो देखा जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। तो एक तरीका तो ये था, और तुम्हें लगे कि नहीं आप तो सीधा T75 निकाल लेते केस 2, तो वो भी पॉसिबल है, आपको दोनों आने चाहिए, है ना, और मैं वो तो दोनों ही सीख जाओ भाई, क्या दिक्कत है। यहाँ तक पहुँच गए, तुमने के निकाल दिया, तो हम कहेंगे हाँ हमने के तो निकाल ही दिया, अब क्या करें, है ना बेटा, के निकाल दिया ना। पहले क्या था 20% कंप्लीशन, तो शुरू में 100 बचा कितना 80, यानी कि log 5/4, है ना, 5 और 4 हो गया, log 5 0.699 होता है, log 4 0.6020, वो 970 हो गया, 0.0970 हो गया, तो हम कहेंगे के आ गया। अब T75, तो भाई 75% कंप्लीशन की बात करो, है ना, तो हम कहेंगे ठीक है, फॉर 75% कंप्लीशन। अब तुम सोचो 75% कंप्लीट हो गई, मतलब शुरू में कितना, तो हम कहेंगे 100, बचा कितना, तो हम कहेंगे 25, टाइम निकालना है, तो 2.303 के, तो के वापस यही डाल दो, 2.30 इंटू 0.0970 और 10 ऊपर ले लो, है ना, log r नॉट और r 100/25, तो बेटा ये तो वही हुआ ना, 25 4 100, मतलब 2 log 2 हो गया, तो यहाँ वापस वहीं आ गए, देखो घूम फिर के, है ना। यहाँ ले लेती हूँ, देखो तो यहाँ टाइम क्या आया, इसको कैंसिल करते चलो, खत्म, है ना। log 4 क्या हो गया, तो मैं कहूँगी 2 इंटू log 2, ठीक है, तो मेरे पास ये है 10 इंटू 2 और log 2 क्या था 0.3010 और डिवाइडेड बाय क्या है 0.0970, पॉइंट फिर उड़ा दो, 0 0 फिर उड़ा दो, तो मेरे पास अभी भी है 20 इंटू 301 और डिवाइडेड बाय 970, सही है ना। ठीक है, तो पिछली बार भी ये नहीं था क्या, चेक करें, तो यही तो था 3010 इंटू 2 और 97, 0 20 करना है तो ये 0 उधर ले लो तो 20 हो जाएगा, उससे क्या, तो ये दोनों बात तो सेम ही, 301 इंटू 20/970, ठीक है। अब ये मिनट्स था ना पहला वाला, तो ये भी मिनट्स हो जाएगा, और सिर्फ के है तो ये मिनट इनवर्स है। क्लियर, तो तुम कैसे भी करो आंसर तो आ ही जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। इसको करने के दो तरीके हैं, कंपटीशन दे रहे हो तो सीधा T50 हर बार हाफ लाइफ निकालो और डबल कर दो T75 में, और भूल जाते हो, मैं भूल गया था कि फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर में कंफ्यूज हो गया, तो ऐसे कर लो। हथियार तो सारे ले जाने पड़ेंगे ना, युद्ध में जा रहे हैं तो, है ना, यूँ तो नहीं फॉर्मूले के भरोसे चले जाएं और पता चला एग्जाम में फॉर्मूला ही भूल गया, तो ऐसे कर लेना, इसमें क्या है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक, आगे बढ़े फिर से। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको प्रूव करना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बच्चे T93.75 जो है वो T50 का 4 टाइम्स है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 93.75% पूरा होने में जो लगने वाला समय है वो T50 का 4 टाइम्स है। तो हम कहेंगे T50 तो हमें क्लियर है, T50 हमारा है 2.303 इंटू 0.3010 डिवाइड बाय के, ये मेरा T50 है। अब 93.75% कंप्लीशन की बात है, ठीक है, तो देखो R0 में ले लेती हूँ 100 और बचेगा कितना, तो 100 में से 93 गया तो 7.75 और किसका था तो 6.25, ठीक है। तो अब तुम T निकालो यहाँ पे, तो T 93.75 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10, R0 हो जाएगा 100 और R हो जाएगा 6.25, ठीक है। पॉइंट और डालो, काट दो भाई, कटता है क्या, 25 का 4 गुना 100 और 25 इंटू 25 625, फिर कट जाएगा शायद, 25 1 25 15,
16 हो जाएगा शायद, सही है। 400/25, 1 15, हाँ 25 6 150, ठीक है ये। तो अब देखो T93.75 जो है वो है 2.303/K, और log 16 को क्या लिखूं, 2 की पावर 4 लिख दूं क्या, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 60, सही है ना। 16 को क्या लिखूं, 2 की पावर 4 लिख दूं, 2 दूनी 4, 8 और 16, तो यहाँ लिखो ना, बढ़िया है, क्या दिक्कत है। तो बस काम तो यही सेट हो गया हमारा। देखो कोई तकलीफ है क्या, T93.75 क्या बेटा, T93.75 2.303/K इंटू 4 और log 2 के बराबर है, ठीक है। और ये जो 0.3010 है ना, ये भी तो log 2 होता है, तो हमने यहाँ तो 2.303 log 2K मिल गया। और आगे क्या आ रहा है भाई, 4 ही तो एक्स्ट्रा है, तो खुद भी कह रहा है ना भाई, T93.75 है ना, T50 का कितना है, 4 गुना है। कोई समस्या हो तो बोलो, है ना। और स्कूल एग्जाम से, बोर्ड एग्जाम से, तो ऐसा लिख दो, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2। आप इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर लो, कंपेयर कर लो और फिर बात कर लो। क्लियर है, समझ में आ गया, तो आगे बढ़ जाते हैं, है ना। तो ये तो था T93.75 वाला। आगे देखो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस, ठीक है। स्यूडो मतलब जो रियल नहीं होता, नॉन रियल, फॉल्स, है ना। तो देखो इसका एग्जाम्पल पढ़ो। अगर मैं तुमसे कहूं एस्टर हाइड्रोलिसिस, क्या बेटा, एस्टर हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम, एस्टर हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम। अब एस्टर हाइड्रोलिसिस तो देखो CH3COO-C2H5, ठीक है, इथाइल एसीटेट, वाटर ले लो, हाइड्रोलिसिस करना है, मीडियम एसिडिक होना चाहिए, ठीक है। आंसर तो मैं कहूँगी एक तो एसिडिक एसिड और एक इथेनॉल, क्या बेटा, एक एसिडिक एसिड और एक इथेनॉल, क्लियर। अब इस रिएक्शन में वाटर जो है वो एक्सेस में रहता है ना। एस्टर कंसंट्रेशन तो हम आपके लेते हैं 1 मोल पर लीटर, 2 मोल पर लीटर, लेकिन ये एक्सेस में रहता है। तो रेट जो है, स्पीड जो है, वो कभी भी एक्सेस वाले पे डिपेंड करती नहीं है ना। जो चीज़ एक्सेस में होती है उस पर नहीं डिपेंड करती है, जो लेस होता है, मिनिमम होता है, उस पर डिपेंड करती है। तो हम कहेंगे भाई रेट प्रोपोर्शनल टू एस्टर कंसंट्रेशन, CH3COO-C2H5। तो रेट इक्वल्स टू K और एस्टर कंसंट्रेशन, तो हम कहेंगे हाँ। तो भाई रेट एक पर डिपेंड कर रही है यानी ऑर्डर, तो हम कहेंगे पावर 1 है ना, पावर 1 पर डिपेंड कर रही है ना, तो फर्स्ट ऑर्डर है, ऑर्डर 1। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी तो भाई एस्टर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पानी बिना वाटर रिएक्शन तोड़ दोगी, वाटर तो मिलाना ही पड़ेगा, तो हम कहेंगे मॉलिक्यूलरिटी तो 2 है। क्या भाई मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, तो हम कहेंगे मॉलिक्यूलरिटी तो 2 है। ऑर्डर कितना है, तो हम कहेंगे ऑर्डर तो 1 है। तो बस आप डेफिनेशन बनाओ, है ना। दोज केमिकल रिएक्शंस, क्या भाई, ऐसे रिएक्शंस जिसका मॉलिक्यूलरिटी, दोज केमिकल रिएक्शंस हुज मॉलिक्यूलरिटी, जिसका मॉलिक्यूलरिटी तो 2 है, मॉलिक्यूलरिटी इज 2, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 1 है। उसे क्या पढ़ना है, तो उसे ही तो पढ़ना है स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, हमने एलिमेंट्री में क्या पढ़ा था कि भाई यूनिमॉलिक्यूलर फर्स्ट ऑर्डर, बाईमॉलिक्यूलर सेकेंड ऑर्डर, ट्राईमॉलिक्यूलर थर्ड ऑर्डर, है ना। तो जो मॉलिक्यूलरिटी है वही ऑर्डर है फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। तो यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है ऑर्डर तो फर्स्ट है, तो मॉलिक्यूलरिटी शुड बी 1,
बट चेक करो तो नहीं भाई, बिना पानी की रिएक्शन कैसे होगी? तो हियर मॉलिक्यूलरिटी इज 2, ऑर्डर इज 1, तो फिर हम कहेंगे यहाँ थोड़ा तो फॉल्स है, तो स्यूडो यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था एस्टर हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम। लेकिन बच्चे ध्यान रखना, अगर एग्जाम में आ जाए एस्टर हाइड्रोलिसिस इन बेसिक मीडियम, क्या बेटा, एस्टर हाइड्रोलिसिस इन बेसिक, अगर मैं एसिडिक मीडियम ले ही ना, मैं क्या ले लूं, एल्केलाइन मीडियम ले लूं, NaOH मिला के हाइड्रोलिसिस करूं, है ना, मतलब CH3COO C2H5 और NaOH, ठीक है। तो पहले एसिडिक एसिड बनेगा, लेकिन NaOH है ना, तो एसिडिक एसिड को रहने नहीं देगा, क्योंकि बेस की प्रेजेंस में एसिड जिंदा नहीं रह सकता, वो सॉल्ट बनाएगा, तो फिर सॉल्ट बनेगा CH3COO Na प्लस, तो हम कहेंगे प्लस वही C2H5OH, ठीक है। तो यहाँ कितने जने पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो मैं कहूँगी यहाँ मॉलिक्यूलरिटी तो 2 दिख रही है, एक एस्टर है एक NaOH है, कितने जने भाग ले रहे? तो 2 जने, तो मॉलिक्यूलरिटी इज 2। लेकिन रेट तो भाई यहाँ तो कोई एक्सेस में है ही नहीं, यहाँ तो स्पीड जितना एस्टर पर डिपेंड करेगी उतना NaOH पे भी डिपेंड करेगी, समझे। तो यहाँ ऑर्डर कितना है? तो मैं कहूँगी ऑर्डर भी 2 है। क्लियर? तो एस्टर हाइड्रोलिसिस इन एल्केलाइन मीडियम इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। यूं नहीं तो उसको भी फर्स्ट ऑर्डर कर दो, नहीं, एस्टर हाइड्रोलिसिस इन एल्केलाइन मीडियम ऑर्डर कौन सा है? सेकेंड ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर नहीं है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? ठीक है, सारे पॉइंट समझ में आ गए। फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले बताए हैं, न्यूमेरिकल कराए हैं, है ना, और 2 क्वेश्चन नीट वाले कराए हैं, बाकी क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, ठीक है। फिर ये स्यूडो यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन, है ना। अब एनसीईआरटी में बच्चे ना इसके भी एग्जाम्पल्स दिए, ये भी तुमसे पूछा जा सकता है। तो देखो जो दिया हुआ वो एग्जाम्पल कराती हूँ आपको, एक सेकेंड, आपको एस्टर हाइड्रोलिसिस, एस्टर हाइड्रोलिसिस तो होगी आपकी कौन सी? स्यूडो यूनी मॉलिक्यूलर। नेक्स्ट आपको दिया है और एग्जाम्पल, तो आपको दिया हुआ है हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर, या हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर को हम बोलते हैं इनवर्ट शुगर, ठीक है बेटा, इनवर्ट शुगर यानी सुक्रोज, इनवर्ट शुगर यानी सुक्रोज। तो ये भी ये कह रहा है कि भाई ये भी स्यूडो यूनी मॉलिक्यूलर है, मतलब क्या आप ये लिख दो, क्या बोलते हैं, सुक्रोज लिख दो। तो शुगर का फॉर्मूला तो तुम सबको पता है ना, शुगर क्या है? C12H22O11, ठीक है। तो सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कर दो अब एसिडिक मीडियम, तो हम कहेंगे एक तो ग्लूकोज बनने वाला है और एक फ्रक्टोज बनने वाला है, इसमें क्या सोचना है ना, एक तो ग्लूकोज है और दूसरा तो हम कहेंगे फ्रक्टोज है। तो पार्टिसिपेंट्स कितने, भाग लेने वाले कितने? 2, एक तो सुक्रोज और एक वाटर। लेकिन फिर ये हो गया कि वाटर कंसंट्रेशन तो एक्सेस में, एक्सेस वाले पे फिर हमारी स्पीड डिपेंड करती नहीं, तो हम कहेंगे भाई इस रिएक्शन में भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है कि रेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, तो हम कहेंगे सुक्रोज कंसंट्रेशन। तो मॉलिक्यूलरिटी, भाग लेने वाले लोगों की संख्या, तो मॉलिक्यूलरिटी तो 2 हो गई, एक सुक्रोज एक वाटर, लेकिन तो हम कहेंगे भाई ऑर्डर तो 1 ही, एक जने पे डिपेंड करता है पावर 1, ऑर्डर कितना है? 1। तो मॉलिक्यूलरिटी इज 2, ऑर्डर इज 1, इसे हम क्या बोलेंगे? स्यूडो यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन। आई बात समझ? कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्लियर? स्यूडो यूनी मॉलिक्यूलर, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनमें 2 जने भाग लेते हैं, है ना। एग्जाम देने तो 2 जने गए, ठीक है। अब एक को है वो सबने फॉर ग्रांटेड ले लिया, है ना, वैसे जो ज़्यादा बोलता है, ज़्यादा बकवास करता है ना, जो हर चीज़ एक्सेस में करता है उसको फिर कोई गिनता नहीं। तो वाटर जो है वो एक्सेस में था, तो उसको हमने फॉर ग्रांटेड ले लिया, उस पर हमारी स्पीड डिपेंड करी ही नहीं। स्पीड सिर्फ और सिर्फ सुक्रोज पर डिपेंड कर रही, या एस्टर हाइड्रोलिसिस में एस्टर पर डिपेंड कर रही थी, तो फिर ऑर्डर तो 1,
पार्टिसिपेंट 2, मॉलिक्यूलरिटी 2, तो हम कहेंगे ठीक है स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर या स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर, समझ में आ गया? आगे बढ़ जाए फिर से, नेक्स्ट टॉपिक देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखो इन अ केमिकल रिएक्शन R gives P, ठीक है, when concentration of reactant increases 10 times, rate becomes 100 times, what is the order of reaction? तो हमें तो पता है कि भाई रेट प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर n लिखना होता है क्या, नहीं है ना, रेट प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर n, और n क्या होता है, तो हमें n ऑर्डर होता है ना बच्चे, n क्या होता है, n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो मतलब रेट इक्वल्स टू k r की पावर क्या, तो हम कहेंगे n, ठीक है। तो अब आप कह रहे हैं कि नहीं हमने तो क्या किया, क्या 10 गुना बढ़ाया, कंसंट्रेशन 10 गुना बढ़ाई, रेट जो है वो 100 टाइम्स हो गई, तो आप कह रहे हो ये तो 100 हो गई है ना, और ये तो मैंने 10 गुनी ही बढ़ाई थी। ये इक्वेशन 1 ले लो, ये 2 ले लो, डिवाइड कर दो, कंपेयर कर दो, है ना, ये 100 टाइम्स रेट है बेटा, और ये 10 आर है, कंसंट्रेशन 10 टाइम्स बढ़ाई, 10 आर, अब डिवाइड कर दो, तो मैं कहूँगी ये क्या आया, 100 इक्वल्स टू 10 की पावर n, चेक कर लो इस इक्वेशन में, इसको डिवाइड कर दो, रेट रेट काट दो, के काट दो, r की पावर n काट दो, तो 10 की पावर n ऊपर बचेगा, तो हम कहेंगे हाँ। अब 100 को क्या लिख दूँ, 10 की पावर 2 लिख दूँ, तो n की वैल्यू कितनी है 2, तो अगर सेकेंड ऑर्डर होगा तो पावर 2 में बढ़ेगा, इधर 10 करोगे तो 10 की पावर 2 में बढ़ेगा, इधर क्या करोगे कंसंट्रेशन 100 गुना करोगे तो रेट 10,000 गुना, 100 की पावर 2 कितना हो गया, 4 जीरो लग गया ना, तो 10,000 हो गया, 10,000 गुना बढ़ जाएगी, इतना फर्क आएगा, है ना। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स से पावर 2 पे चलती है। क्लियर, तो ये भी इक्वेशन है। नेक्स्ट देखो, हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन इज 5730 ईयर्स। तो मतलब एनसीईआरटी क्वेश्चन सिंपल सा, टी हाफ दे रखा है, कितना है 5730 ईयर्स। अब जब आपने कह ही दिया रेडियो एक्टिव, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर है ना, मैंने तो आपको पहले ही सिखा दिया कि भाई जितनी भी फर्स्ट ऑर्डर है, जितनी भी रेडियो एक्टिव है वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है। अब अगर तुम्हें हाफ लाइफ दिया है तो तुम्हें के ही तो फाइंड करना है, तो कर लो, के इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ, मतलब तो भाई 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ कितना 5730 यूनिट ईयर इनवर्स आ जाएगी, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। क्लियर है, आगे बढ़े फिर से। नेक्स्ट देखो, फाइंड ऑर्डर इन अ केमिकल रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस 4 टाइम्स, रेट बिकम्स हाफ। अब ये तो नई मुसीबत है, हमें तो ये पता है रेट प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पावर n, ठीक है, और रेट इक्वल्स टू, तो हम कहेंगे के रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पावर n। अब तुम कह रहे हो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन तो 4 गुना बढ़ाई है ना r को, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब रिएक्टेंट कंसंट्रेशन 4 गुना बढ़ाई तो r का तुमने 4r कर दी, और रेट जो है वो आधी हो गई, मतलब जो नई रेट है वो पुराने की आधी हो गई। दिस इज इक्वेशन 2। कंपेयर कर लो, जो बोल रहा है वैसा वैसा लिखते चलो। सब काट दूं तो मेरे पास बचा क्या, तो मैं कहूंगी मेरे पास बच रहा है 4 की पावर n इक्वल्स टू हाफ, यही बच रहा है। अब 4 की पावर n को मैं लिख दूं 2 की पावर 2n, 2 की पावर 2n, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो 4 की पावर n हो जाएगा। और हाफ, तो भाई हाफ को मैं लिख दूं क्या 2 की पावर -1, -1 मतलब 1/2 तो है। अब बेस कॉमन है भाई, ये भी 2 है ये भी 2 है, तो 2n इक्वल्स टू, तो मैं कह रही हूँ -1, तो n इक्वल्स टू माइनस का हाफ, यानी हाफ ऑर्डर रिएक्शन है, माइनस हाफ ऑर्डर रिएक्शन है। माइनस हाफ मतलब कंसंट्रेशन बढ़नी तो है नहीं, मतलब रेट बढ़नी तो है नहीं, घटनी। कितनी घटनी है, तो पावर हाफ में घटेगी, मतलब 4 का आंसर आधा। भाई 4 का आंसर 2 कब आता, जब मैं 4 का रूट ले लेती, तो मैं कहती भी मैंने कंसंट्रेशन 4 गुनी करी, रेट दुगनी हो गई, तो तुम कहोगे हाँ भाई पावर 2 पे, पावर रूट पे डिपेंड कर रही है, पावर हाफ पे डिपेंड कर रही है,
लेकिन दुगनी नहीं आधी हो गई तो पावर माइनस हाफ पर डिपेंड कर रही है, तो पावर माइनस हाफ मतलब ऑर्डर भी माइनस हाफ। ठीक है, तो ये, हाँ ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। एक और है क्या? हाँ एक और है, ये भी कर लेते हैं, शायद पिछले बार का छूट गया है। चलो समझ में आ गया, वो तो समझ में आ गया पावर माइनस हाफ कैसे आया। नेक्स्ट देखो, अ रिएक्शन 10% completes in 10 minutes, 20% completes in 20 minutes और 30% completes in 30 minutes. फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी पढ़ लो और आंसर ध्यान रखो, क्योंकि इतना टाइम एग्जाम में कंपटीशन में टाइम नहीं होगा कि इसको सॉल्व करने बैठो। ठीक है, अब मैं बता देती हूँ करना कैसे, पर याद रखना 10% कंप्लीट मतलब, तो बेटा 10% कंप्लीट हो गई मतलब शुरू में लिया कितना था 100, 10% कंप्लीट हो गई तो बचा कितना 90 और टाइम कितना लगा 10 मिनट। ठीक है, तो देखो अगर मैं जीरो ऑर्डर लगाऊं, जीरो ऑर्डर क्या होता है आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। ठीक है, और मैं जीरो ऑर्डर क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि देखो इन दोनों का डिफरेंस 100 माइनस 90 है ना अपॉन 10, मतलब 10/10 यानी 1। फिर टाइम 20 मिनट लगा, 20% कंप्लीट हुई मतलब आर नॉट 100, 20% कंप्लीट हुई तो बचा कितना, तो मैं कहूँगी 80। ठीक है, तो वापस मैं अगर k निकालूं बेटा तो 100 माइनस 80 कितना हो वापस 20 डिवाइड बाय 20, तो मैं कहूँगी फिर 1 हो गया। और केस 3 देखो, टाइम 30 मिनट्स बचे है ना, टाइम कितना 30 मिनट्स, तो मैं कहूँगी 30 मिनट पे देखें तो आर नॉट तो 100, आर कितना बचेगा कितना 70। ठीक है, और तो हम कहेंगे k निकालो, तो 100 माइनस 70 वापस 30 डिवाइड बाय 30 तो 1। तो इन तीनों ही केसेस में k की वैल्यू कांस्टेंट है, इसका मतलब ये तो जीरो ऑर्डर है, क्योंकि फॉर्मूला तो मैंने जीरो ऑर्डर लगाया ना बेटा, कि नहीं लगाया, फॉर्मूला तो हमने जीरो ऑर्डर लगाया। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ऐसा पॉसिबल है कि 10% 10 मिनट में हुई, तो मतलब 10% कंप्लीट हो गई ना, तो प्रोडक्ट 10 बना, जितनी खत्म होती उतना ही तो प्रोडक्ट बनता है, तो 10/10 1 आ गया। 20% 20 मिनट में हुई तो प्रोडक्ट 20 बना, टाइम भी 20 मिनट लगा, तो पहले 10/10 था अब 20/20। 30% 30 मिनट में हुई तो प्रोडक्ट 30 है और टाइम भी 30 है, तो 30/30 फिर 1 आ गया, ऐसे। ठीक है, तो ये डेटा जो है बच्चे वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। क्लियर, समझ में आ गया? तो ये था आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल। नेक्स्ट टर्न पे मैं लेऊंगी आपका गैसियस रिएक्शन, जिसमें बच्चे बहुत अटकते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी नहीं बना पाते। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस गैसियस रिएक्शन, जिनमें हमें रेट कांस्टेंट निकालना है विद द हेल्प ऑफ प्रेशर, कि भाई इनिशियल प्रेशर इतना है, बाद का प्रेशर इतना है, अब आप बता दो, तो सिम के निकाल देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करने वाली गैसियस अभिक्रियाएं, गैसियस रिएक्शन, और पीवाईक्यूज तो लेनी है, जेई और नीट की पीवाईक्यूज एनसीईआरटी भी साथ साथ में लेती है, कुछ क्वेश्चन तो एनसीईआरटी के यूं है। ठीक है, तो चाहे बोर्ड्स हो, चाहे नीट हो, चाहे जेई मेंस हो, है ना, आपके सारे जो है वो कॉन्सेप्ट्स बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात सुन रहे हो, देखो लाइट भी चली गई है ना, तो वीडियो अच्छे से लाइक शेयर सब्सक्राइब, LSS लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड बाय बाय।